इसको ज्यादा मिलता है। इस लॉ का नाम जो है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, पार्शियल प्रेशर क्या मतलब है इसका? अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि अगर इसको मतलब से समझाते हैं आपको कि मान लीजिए आपका इसमें एक कंटेनर है, हमारे पास एक डिब्बा है और इसके अंदर हम लोगों ने कई गैसेस डाल दिया। मान लीजिए O2 डाल दिया और मान लीजिए N2 डाल दिया और हमने मान लीजिए एक कोई और भी गैस हम लोग डाल सकते हैं, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया। इस तरीके से हम लोगों ने 3 गैसेस हम लोगों ने इसमें डाल दिया। अब 3 गैसेस डालने के बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर आएगा, इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए पहले एक और टर्म समझ लीजिए, प्रेशर होता क्यों है, प्रेशर। ठीक, ये आइडियल गैस में हमको समझाना था, उसको थोड़ा भूल गए हैं समझाना। प्रेशर का यहाँ में मैं समझा देता हूँ। प्रेशर होता क्यों है किसी गैस का? इट इज द फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। और क्या है? exerted by okay, it is the force exerted by gaseous molecule, है ना, gaseous molecules on the wall of container। ठीक, इसका मतलब पहले तो प्रेशर आप समझ लीजिए। तो इसका प्रेशर का मतलब ये हुआ, बेटा ध्यान से समझो कि इस तरीके से कंटेनर है और एक प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है वॉल ऑफ कंटेनर पे ये क्या कर रही हैं? फोर्स लगा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं। तो उसकी वजह से किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, इसकी वजह से होता है कि उसका जो कितना तेजी से गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो गैस दीवार पे कितना तेजी से वो फोर्स लगा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो प्रेशर क्यों हुआ कि इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बाय हम थोड़ा रीजन भी लिख देते हैं, बाय कोलाइडिंग, है ना, COLLO, बाय कोलाइडिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा, किसी भी गैस का अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो किसकी वजह से होगा कि यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ये सारे जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करेंगे कि इसके दीवार पे क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और ये इसके ऊपर जब दीवार पे कोई धक्का लगाएगा इस तरीके से, उसकी वजह से जो प्रेशर होगा, जो भी प्रेशर होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? प्रेशर। तो प्रेशर क्यों होता है? जब गैस के पार्टिकल कंटेनर के दीवार पे क्या लगाते हैं? धक्का लगाते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रेशर। स्टूडेंट कुछ समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर वो होता है जो क्या करता है, जिसकी वजह से कंटेनर के ऊपर, किसकी वजह से? कंटेनर की ऊपर क्या कोलाइड करेगा तो प्रेशर होगा। अब इसमें एक टर्म यूज हुआ है पार्शियल प्रेशर, इसमें एक टर्म हुआ है पार्शियल प्रेशर। ठीक, अब इसके साथ पहले आप समझिए कि अगर हम इस कंटेनर के ऊपर P टोटल निकालने की कोशिश करें, टोटल, तो कैसे निकाल सकते हैं? इसका प्रेशर और इसका तीनों का अगर प्रेशर हम लोग जोड़ दें तो टोटल प्रेशर निकल आएगा क्या? अगर P टोटल ऑफ ऑल गैस, P टोटल ऑफ अगर मिक्सर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे? ये ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा? PO2 आएगा। नाइट्रोजन का प्रेशर क्या हो गया? PN2 आएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर क्या आ गया? PCO। तो P टोटल कैसे करेंगे बताइए? तो P टोटल अगर निकालें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? P टोटल इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं, P टोटल अगर लिखें हम लोग, P टोटल इक्वल टू PO2 प्लस PN2, ठीक है, प्लस PCO। ये कर सकते हैं क्या? बोलिए। लिखा जा सकता है कि जो सारे गैसेस का जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, इन तीनों के प्रेशर को ऐड कर दें तो हम लोगों का P टोटल आएगा।
इज इट ओके? थर्ड बैच स्टूडेंट, थर्ड बैच। अच्छा, अब लेकिन हम लोगों को समझना क्या है, मैं एक्चुअल में इसको समझाने के लिए इतना गुड़ा गणित कर रहा हूँ। समझाना मैं पार्शियल प्रेशर को चाहता हूँ, लेकिन समझा इतना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब समझिए आप पार्शियल प्रेशर को, कि पार्शियल प्रेशर क्या है। एक रोल नंबर 21 2021 सी लेफ्ट, ठीक। अब पार्शियल प्रेशर क्या हुआ बेटा, पार्शियल प्रेशर क्या है, यहाँ पे मैं टर्म्स लिख देता हूँ। इट इज pressure of, it is pressure of one component, it is a pressure of one component gas over क्या है, over total gas, over total pressure, over हम लोग क्या लिख सकते हैं, over total pressure। तो ये क्या हो गया कि ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या बोला जा रहा है कि टोटल प्रेशर में एक गैस का प्रेशर, टोटल प्रेशर में एक गैस का प्रेशर ही क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। रोल नंबर 24 आल्सो लेफ्ट। तो इट इज प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ गैस ओवर टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर में एक गैस का प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि PO2 क्या है, टोटल प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है, बोलिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। ये हो गया पार्शियल प्रेशर। तो ये ए भी पार्शियल हो गया, P ए भी पार्शियल हो गया, पार्शियल, और ए भी क्या हो जाएगा, पार्शियल, ठीक। लेकिन अगर तीनों को जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो इसको हम इसका रूल लिखवाते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। Today some construction work is going on there, so that is why too much sound is coming. You people might be getting disturbed. Can I erase now? ओके। अब देखिए, अब मैं इसके लॉ को समझा देता हूँ। ये लॉ अब तक आपको समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है इसके बारे में। तो ये लॉ यही बोलता है कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से चालू करते हैं, द टोटल प्रेशर ऑफ गैस, या आप लिख सकते हैं गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू sum of all the partial pressure of all the partial pressure of component gas, all the partial pressure of component gas। बस इतना सा है। ये है क्या, देखिए होता क्या है, लैंग्वेज में लिखे तो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये है क्या, एक लाइन का स्टेटमेंट है कि जो पार्शियल प्रेशर मतलब टुकड़ा, पार्शियल का मतलब आंशिक, टोटल में से। वैभव, इज इट टाइम टू ज्वाइन? वैभव कौन है, वैभव कासरे करके। ये देखिए एक और अनूम, इट इज कमिंग लेफ्टिंग, क्या चल रहा है पता नहीं। तो देखिए, तो पार्ट ये है, बस गुणा गणित इसलिए चल रहा है कि आपका टोटल निकालना है। और टोटल कैसे निकालेंगे, जब आंशिक वाले को जोड़ दें। पार्शियल का मतलब टुकड़ा, पार्शियल का मतलब छोटा भाग, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो डाल्टन्स लॉ, अब मान लीजिए P टोटल, अगर आप लोगों से मान लीजिए इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ टोटल प्रेशर ऑफ A, B, C and D is P total, then हम लोग क्या लिख सकते हैं, then P total is equal to कैसे लिख सकते हैं, तो P total अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA प्लस आपका PB प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC प्लस हम लोग PD
प्लस आपका जितना अदर कोई अदर गैसेस होगा तो वो भी आपका Pn तक जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन अगर इसी में पूछा जाए क्या है पीए क्या है, बताइए तो पीए क्या होगा ये कोई? प्रेशर ऑफ गैसेस। हाँ पार्शियल प्रेशर। कौन सा गैस, कौन सा गैस? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। ठीक, अब दूसरा अगर इसी में पी बी लिखें तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा है, ऐसे समझिए। अब इसको एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन कराते हैं लंबा सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट हो गया? ओके, वेरी गुड। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चलते हैं लिटिल डिटेल। देखिए अब इसको क्या करते हैं कि ये सब जो गैसेस हैं, जब हम लोग पी टोटल निकालते हैं तो पी टोटल बताइए एक बर्तन में होगा, एक कंटेनर में होगा तब निकालेंगे कि अलग अलग कंटेनर में होगा तब? कैसे निकालेंगे? एक कंटेनर, वेरी गुड वेरी गुड। पार्शियल प्रेशर तभी आप निकाल सकते हैं जब एक कंटेनर में हो। बोल रहा है कि ओवर है ना, ओवर टोटल प्रेशर, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए हम एक, इसको भी आप एग्जांपल से ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करते हैं तो 99% स्टूडेंट को समझ में भी आ जाता है ये चीजें। उतना ऊपर से मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास तीन गैसेस हैं, पीए है, पीबी है और पीसी है। ठीक, इस तरीके से गैसेस हैं। और यहां पे अगर बोला जाए तीनों मिला करके अगर वॉल्यूम इसको बोला जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए? वॉल्यूम तीनों का ये मिक्सचर है, यहाँ पे इसमें क्या भरा गया है? मिक्सचर बना गया है। मिक्सचर ऑफ क्या है? पीए पीबी पीसी, मतलब मिक्सचर ऑफ क्या है? गैस क्या है? गैस ए बी एंड सी, तीनों गैस का मिक्सचर लिया। तो वॉल्यूम हम तीनों के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा बताइए? गैस का वॉल्यूम क्या होगा? डिब्बे का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या है? डिब्बे का वॉल्यूम। मान लीजिए मैं जिस रूम में हूं, इसका वॉल्यूम पूछा जाए, इसमें ऑक्सीजन गैस है तो उसका वॉल्यूम पूछा जाएगा तो क्या बोल देंगे कि जितना आपका वॉल्यूम ये रूम का होगा उतना आपका गैस का वॉल्यूम। तो तीनों के लिए हम लोग क्या वॉल्यूम भी लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। कोई बोले तो आइडियल गैस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था? एनीवन? क्या? PV इज इक्वल टू RNT। एनआरटी बोलते हैं तो मुझे तो ज्यादा बोलने में अच्छा लगता है एनआरटी कंपेयर टू TNT, TNR या RNT, ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां से फॉर गैस ए अगर हम लोग लिखे फॉर गैस ए, ठीक, तो फॉर गैस ए हम लोग फॉर गैस ए पार्शियल प्रेशर मैं लिखना चाहता हूं, पार्शियल प्रेशर, या तो पार्शियल प्रेशर मत लिखो, फॉर गैस ए अगर पीए आप लिखो, फॉर गैस ए अगर पीए लिखो तो क्या आ जाएगा? इसका कितना मोल है? NaRT बाई आपका बी, देखिए कांस्टेंट है लेकिन n नहीं कांस्टेंट है, कितना अमाउंट पीए है कितना बी है नहीं पता, लेकिन टोटल वॉल्यूम में फैला रहेगा। अगर तीन गैस है तो तीनों टोटल वॉल्यूम में फैला रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? PA इक्वल टू NaRT बाई बी। देख लीजिए यहां से बी इधर चला गया और पी कितना मोल है Na उसके बराबर आपका ए आएगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसी को बोले, अगर पीबी बोले तो क्या लिख सकते हैं? NBRT बाई वी लिख सकते हैं क्या? बोलते जाना तुम लोग। हाँ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आराम से बोल सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा। देखो कितना है, हैं? तो ये हो गया। अच्छा वेरी गुड। तो अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, थर्ड बैच स्टूडेंट जहां समझ में नहीं आना रोकना। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टोटल इक्वल टू, बोलो तो पी टोटल इक्वल टू इन तीनों गैसों के लिए
पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक। अब अच्छा, अब नाउ मान लो एक इक्वेशन 4 हो गया, तो हम ऐसे लिखें फ्रॉम, ऐसे लिखें 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को ले लिया। तो आपका पी टोटल को मैंने पी टी लिख दिया, पी टोटल। तो पी ए का वैल्यू बोलो तो इक्वेशन 1 2 3 4 से। वेरी गुड, एन ए आर टी बाई वी प्लस क्या हो जाएगा एन बी आर टी बाई वी प्लस क्या है एन सी आर टी बाई वी। कितना अच्छा बोलने में लग रहा है ना, एनसीईआरटी बुक है, कितना है, बस इतना सा ही है एनसीईआरटी बुक। अब इसमें देखिए आप लोग थोड़ा सा एक लाइन और भी समझिएगा। अब इन तीनों में देखिए कॉमन कुछ चीजें कॉमन है, कोई बता सकता है क्या कॉमन है? पीटी इज इक्वल टू, हाँ, आर टी बाई वी कॉमन है, आर टी बाई वी ये कॉमन है। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है n1 प्लस क्या हो जाएगा n2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा n3। ठीक। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या है 5। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, अब इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, लेने के बाद मुझे बताइए। ओके। अब देखिए, अब मेन इसका खेल चालू होता है। अभी मैंने ये बताया था, एक हम फिर से लिखवा भी देते हैं ये, तो कैसे करेंगे अगर पार्शियल प्रेशर हम लिखना चाहें। तो पार्शियल प्रेशर का जब हम डेफिनेशन लिखवा रहे थे पार्शियल प्रेशर का, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हमने क्या बताया था कि प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट ना ओवर टोटल प्रेशर कंपोनेंट ना, प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट ओवर क्या लिख सकते हैं टोटल प्रेशर, लिख सकते हैं क्या, बोलिए। लिख सकते हैं ये वाला लाइन, ये फार्मूला, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट। मान लीजिए फॉर, अब लिखते हैं फॉर ए गैस, फॉर ए गैस, तो फॉर ए गैस क्या लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर निकालना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द वन कंपोनेंट। तो प्रेशर ऑफ द वन कंपोनेंट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं पीए के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पीए अपॉन क्या हो जाएगा पीटी लिख सकते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीए अपॉन पीटी, प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर, यस या नो? पीए की वैल्यू बोलिए, पीए की वैल्यू इस इक्वेशन से कितना है, इक्वेशन 1 से NaRT बाई हम लोग लिखते हैं NaRT बाई V, टोटल आपका हो जाएगा, टोटल अगर लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 और फिर क्या हो जाएगा RT बाई V, RT बाई V ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो? अच्छा, अब बेटा एक टर्म्स यहाँ पे हमको समझाना, आप लोग यहाँ पे हम रफली समझा रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, बोलो तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी को पता है मोल फ्रैक्शन? बहुत क्वेश्चन किया गया है हम लोगों ने कंसंट्रेशन जब पढ़ा रहा था, या आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे हो सकता है। मोल फ्रैक्शन का कोई फार्मूला बताओ तो, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? कोई बोले? मोल फ्रैक्शन पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है? लिंक भेज, बोलना, मैं लिंक भेज दूंगा। नहीं पढ़ा है। पढ़ा है कैसे? मोलारिटी जब पढ़ा रहे थे थर्ड बैच वालों ने नहीं पढ़ा। हाँ, थर्ड बैच पढ़ाएंगे इसको ना, दोबारा पढ़ाएंगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन कि इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। क्या होता है, इसको लिखा जाता है x से, तो एक पहले कंपोनेंट का मोल को क्या बोला, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो वन कंपोनेंट मान लो Na हो गया, अब विथ क्या हो गया टोटल मोल्स, टोटल मोल्स का मतलब Nt, ठीक, टोटल मोल्स का मतलब Nt, Nt क्या है टोटल मोल्स मतलब क्या है Na प्लस
NB प्लस क्या हो जाएगा NC, ये हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, क्या है मोल फ्रैक्शन, क्या है, इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विद टोटल मोल। तो XA, X का मतलब मोल फ्रैक्शन, XA अपॉन NA अपॉन NT। इतना समझ में आ रहा है फॉर्मूला डेफिनेशन से कि इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विद टोटल मोल। बोलो समझा। तो अच्छा बताओ, ये वाले फॉर्मूला देखो आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे हम इसको कुछ कुछ चीजें इसमें तोड़ देते हैं। देखो क्या करेंगे, RT बाई वी और RT बाई वी, देखो तो क्या कट सकता है क्या, ये RT बाई वी और ये वाले RT बाई वी। वेरी गुड। तो आप देखो आपका क्या आ रहा है, PA बाई PT, ऐसे लिखे PA बाई P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NA अपॉन N1 प्लस क्या हो जाएगा, N2 प्लस क्या आ जाएगा, N3। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें PA अपॉन PT, PA अपॉन PT इक्वल टू क्या लिखें बताओ तो, XA। सुपर सुपर सुपर, वाह वाह वाह, दिमाग तो तेज है। तो अब PA अगर निकालो PA, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या है, XA इंटू P टोटल और PT, ये हो गया आपका। ठीक, अब इसको हम फिर से आप लोग नीचे वाले का स्क्रीनशॉट लिए थे, ये वाले का शायद। यस सर। हाँ यस सर। तो यहाँ पे देखो, इस वाले इक्वेशन से अगर हम लोग लिखे, दो तीन चीजें हैं आपको मैं बता देता हूँ, तीन चीजें हैं बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है। तो आपका PA क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। इसके बाद यहाँ पे क्या है, XA है, एक है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालेंगे वो भी हम अभी समझा देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और दूसरा चीज क्या है, ये हो गया। तीसरा चीज आपका P टोटल है, तो P टोटल मतलब टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैसेस। तो ऑल गैसेस में क्या हो जाएगा, PA प्लस PB प्लस PC, ये तो ये हो गया है। इसको लिखिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। हो गया सर, सब लोगों ने ले लिया, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखो एक क्वेश्चन, पहले तो मोल फ्रैक्शन तुम लोग समझो, जो बच्चों ने मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है उनको तो मैं पहले मोल फ्रैक्शन समझाऊं। ठीक, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, 2 ग्राम ऑफ, देखो क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ क्या लिख रहे हैं, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड, देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्या लिखेंगे, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके, रिएक्ट ईच अदर, ओके। आगे क्या बोल रहा है, रिएक्ट ईच अदर, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एंड C, ओके, ऐसे बोला जा रहा है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं लिया हूं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन अगर पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन, तो अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालो, तो आप क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कोई बता दे तो, मोल्स ऑफ H2 के डिवाइड, मोल्स ऑफ कार्बन, हाँ, मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स लिख सकते हैं, बेटर आप रहिए। मोल्स ऑफ H2 अपॉन क्या है, NT है, तो यहाँ पे टोटल मोल्स लिख देंगे, लेकिन आपने सही बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2 लिखने के बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मोल्स ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन, यही तो होगा, टोटल मोल्स क्या हो गया, मोल्स ऑफ H2 एंड मोल्स ऑफ कार्बन। किसी को प्रॉब्लम है बोलिए। हाँ, तो अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं XH2 लिखेंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे NH2 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH2 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, NC। देखिए तो क्या लिख सकते हैं, क्या
ओके वेरी, हाँ तो अगर आप इतना लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ आगे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो डेरिवेशन हो गया क्वेश्चन का, अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब मान लीजिए किसी ने पूछा, अब मान लीजिए रफ वर्क में हम ऐसे समझा देते हैं कि NH2 कैसे लिखेंगे। NH2 तो आपका गिवन मास अपॉन हम लोग मोलर मास लिख लेंगे, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास। यस या नो? तो गिवन मास आपका कितना है 2 ग्राम H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 2, तो कितने मोल आ रहा है 1 मोल। अगर NC अगर बोला जाए तो इसके लिए भी लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 12 ग्राम है, अब मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है वो भी 12 होता है, तो ये भी 1 मोल आया, दोनों 1 मोल आया, ये भी 1 मोल। तो अगर हमसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 तो XH2 अगर निकालें तो NH2 कितना हुआ, NH2 आपके पास आया है 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक, तो इसका मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल बाय मोल, तो आपका कोई यूनिट नहीं होगा, तो यहाँ पे XH2 आएगा कितना आ जाएगा 0.5। ठीक, कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। अगर इसी तरीके से अगर बोला जाए XC अगर पूछा जाए XC, तो XC कैसे लिख देंगे कि टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1। ओके, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। मोल फ्रैक्शन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1, तो 1 होता है। तो मान लो हमने क्या लिखा, ऐसे लिख दिया XH2 प्लस XC इज इक्वल टू कितना लिखो, बोलो कितना लिखूं, XH2 प्लस XC इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। ठीक है, यहां से ये वाला कि फ्रैक्शन का मतलब एक का पार्ट होता है, तो सारे एक के पार्ट को जोड़ दो तो एक आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 1। अब देखो XC अगर यहां से निकालो, XC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कितना लिखो, बोलो XC इज इक्वल टू इस इक्वेशन से 1 माइनस XH2 लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस XH2 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए हैं 0.5, तो इसका भी वैल्यू आ गया 0.5, तो XC की वैल्यू भी आ गई 0. अगर दोनों को जोड़ो XC प्लस H2 तो आपका 0.5 ये आ जाएगा 1 के बराबर, तो ये हो गया। अच्छा, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके वेरी गुड। थर्ड बैच स्टूडेंट, रोल नंबर 10 अभी आ रही है, थर्ड बैच। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। मोलर मास याद रहेगा यार, उतना बड़ा गैस होता नहीं है, छोटे छोटे गैस होते हैं, लाइक F2Cl2 N2H2 सबको याद रहता है ना मोलर मास। अब हैवी मेटल जो होते हैं, हैवी गैसेस, हैवी एलिमेंट जो होते हैं वो गैसेस नहीं होते हैं, तो यहाँ पे तो उसका प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ज्यादातर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो आपको मोलर मास का तो नहीं प्रॉब्लम है। ओम अभी आ रहा है, वो लड़का, सब लोग आते जाते रहते हैं क्या दिन भर। देखो हर्ष लेफ्ट, हर्ष चला गया। ओके ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज। ओके 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 ओके, सम ऑफ ए है, हाँ सम ऑफ है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। देखो यहाँ पे लिखा हूं ना XH2 प्लस XA इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मान लो XA है प्लस अगर XB है प्लस XC है, कितना भी हो तो उसका जो जोड़ोगे तो एक ही आएगा। ये अगले साल राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे यूज होगा ये वाला, अगले साल 12th में RAOULTS राउल्ट्स लॉ। अब ये है क्या जानते हो, ये फ्रैक्शन वर्ड होने की वजह से ये कोई इसमें दिया नहीं है केमिस्ट्री में, ये आपको मैथ से ही समझना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि बेसिक मैथमेटिक्स तो बहुत ही जरूरी है, कुछ करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। इरेज कर दो बेटा, बोलो
अब इसके ऊपर हम लोग करने जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब देखो इसमें से क्या है कि ये सब रूल्स क्या है कि मतलब कितना जरूरी है तुम लोगों को उतना पढ़ाया जा रहा है, कितना अभी समझने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे समझने के लिए कितना जरूरी है उतना समझाया जा रहा है। अब इसमें क्या है और थियरेटिकल पोर्शन है बहुत सारा, उसको आपका क्या सनिकल है, उसके जो पोर्शन को क्या बोला जाता है, उसके पोर्शन को कुछ आप लोग अपने से करो, क्योंकि टीचर 100% तो नहीं देगा। देखो मैं झूठ बोलना चाहता हूं तो झूठ बोल सकता हूं, तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैं झूठ बोल के बोल सकता हूं कि नहीं ये 100% जितना पढ़ा है उतना काफी है, ऐसे झूठ बोल सकता हूं, तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उतना काफी नहीं है। रियलिटी इतना है कि उतना काफी नहीं है, जो टीचर पढ़ाया उतना ही काफी नहीं है। काफी क्या है, जो बुक में दिया है उसको भी जानना है ना। तो अभी 1 घंटा में जितना मैं बोल सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद में भी छोटी मोटी चीजें जो छूट जाती हैं उसको अपने से आपको कवर करना है, और नहीं समझ में आता उसको पूछना है ना। तो ये फालतू के जो लोग कुछ लोग बोलते होंगे या कुछ लोग सुनाते हैं जितना मैंने पढ़ा दिया वो कंप्लीट है 100% है, ऐसा सब बकवास की चीजें हैं, किसी के ऊपर विश्वास भी मत करना, ठीक। तो आप उससे ऊपर भी उससे जानकार लोग भी हैं और उससे ज्यादा चीजें भी आती हैं, है ना। नोबडी इज कंप्लीट। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चले कि जितना सर ने बताया बस उतना ही है। थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग भी यूज करिए और उससे ज्यादा जानने की कोशिश करिए। मेरा मतलब ये मोटिव है कि आप लोग सही तरीके से सही चीज को समझें, है ना, किसी के बहकावे में डिलेमा में न रहें। जैसे होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कभी कभी देखते हैं, कभी सेशन आता है और वो जो रोड के किनारे लोग दवाई बेचते हैं, दवा बेचते हैं ना, उधर राजस्थान से या कहीं कहीं से आते हैं, वो हर बीमारी का उनके पास दवा होता है। कोई भी पैर में दर्द है एक दे देंगे, हाथ में दर्द है थोड़ा सा दे देंगे, सिर में दर्द नहीं लगता है सब कुछ। वो चीज क्या है, दैट इज नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है। तो उसी को बोला जाता है, हिंदी में एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का मतलब कि अगर आप सही चीजों को नहीं समझते हैं, सही चीजों से सही डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो कभी आपका इलाज संभव नहीं है। तो अगर सही कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा, सोचने का तरीका सही नहीं होगा, तो भी आप प्रॉब्लम में जाएंगे। सही तरीका ये हुआ कि टीचर ने पढ़ाया, टीचर इतना जरूर पढ़ा देगा कि आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग वेरीफाई करो कि क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बुक में है जो सर ने नहीं पढ़ाया, या सर ने पढ़ाया लेकिन सर से छूट गया, या सर के पास टाइम नहीं है छोटी छोटी चीजों को बताने के लिए, तो मैं खुद से कवर कर सकूं। और जो ये चीज करेगा वो आगे जाएगा। तो बस इतना सा है बेसिक। एक इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, देखो होता क्या है, एक नोट करके मैं लिखवा देता हूं। तो नोट में ये बोला जाता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोला जा रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली applicable for mixture of क्या बोला, mixture of non reacting gases। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो नॉन रिएक्टिंग, इसको समझोगे तो अच्छे मजा आता है इसको समझने में। इसका जैसे होता क्या है कि क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन के साथ मैं कराता हूं आपको। क्वेश्चन विच इज, ऐसे लिख सकता हूं, विच इज नॉट अप्लीकेबल, ऐसे लिखे, विच इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ए डबल पी होगा कि ए पी होगा, ए डबल पी अप्लीकेबल फॉर किसके लिए, डाल्टन्स लॉ। ओके, डाल्टन्स लॉ के लिए कौन अप्लीकेबल नहीं है। तो इसका रीजन भी है, एक्चुअल में रीजन भी मुझे समझाना है। एक मान लीजिए हमने लिखा N2 प्लस हमने लगाया ना, ऐसे लगा दो, ऐसे एक लियो NO2 प्लस O2 का मिक्सर लगा दिया ए, या हमने क्या लिखा NO और आपका किसका मिक्सर लगा दिया, O2 का मिक्सर लगा दिया, ठीक। अब दूसरा वाला मैंने लगा दिया कि H2 और हमने लिया Cl2 का ले लिया,
एक और मैंने मान लीजिए कोई और ले लिया, क्या लिखा कि मैंने H2 और यहाँ पे मैंने Br2 को ही ले लिया, ठीक। और D में मैंने ले लिया, क्या लिया, Cu प्लस हमने क्या लिया, H2। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ये अप्लीकेबल नहीं है, कौन सा अप्लीकेबल। अब आप देखो कि आपका मान लो यहाँ पे मोल्स है, तो आपका P क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N के प्रोपोर्शनल होता है। P प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, PA प्रोपोर्शनल टू NaRT बाई क्या होता है, V। मतलब क्या है, P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Na के प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब अगर मोल्स चेंज होगा तो आपका पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, यस या नो, बोलो। तो अगर मान लो कि एक अभी कितना मोल है, मान लो यहाँ पे अगर बोला जाए कि यहाँ पे 2 मोल था, या जितना भी मोल है मान लो, ये कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाएगा NO2, ठीक। तो अभी देखो कितना मोल है, 1 और 1 2 मोल है, लेकिन कंबाइन करने के बाद 1 हो गया, ठीक। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें कि इन दोनों का जो प्रेशर होगा, इन दोनों का प्रेशर कंबाइन करने के बाद देखो क्या हो गया, गैस का कंबाइन करोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड में नहीं भी कन्वर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल यहाँ 2 थे लेकिन यहाँ कम हो गया, तो कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट 2 लिया लेकिन वो कंबाइन होकर के 1 बना दिया, तो पार्शियल प्रेशर इसके लिए कम होगा कि अधिक, कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा तो आपका 1 कम हो जाएगा, तो कम होगा तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से देखो H2 और Cl2 है, ये बना दिया HCl, ये भी क्या है, एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि रिएक्ट करके मोल्स कम हो जाएगा। अगर H2Br2 ये भी क्या बनाएगा, HBr हो जाएगा, इसकी वजह से भी मोल्स कम हो जाएगा। ये नॉट रिएक्टिंग है, ये क्या है, ये नॉट रिएक्टिंग है, ये रिएक्ट नहीं करता है, ये नॉट रिएक्टिंग है। तो ये क्या हो गया, अगर ये नॉट रिएक्टिंग है तो जितना मोल है उतना ही मोल है, तो उतना पार्शियल प्रेशर आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल फॉर डाल्टन्स लॉ, अप्लीकेबल फॉर, समझ में आ रहा है क्या, थर्ड बैच। अच्छा अच्छा, कहाँ है, अच्छा रुक जाओ अभी देखो, विच इज अप्लीकेबल फॉर डाल्टन्स लॉ, देखो अभी सही है। हाँ। देखो क्या है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बोलो पहले इतना बोलो, कर रहा है ना। तो देखो अब ये क्या, जब कोई गैस कंबाइन कर गया, तो मोल्स मान लो अभी 2 मोल था, रिएक्टेंट 2 मोल था, लेकिन जो कंबाइन करेगा तो कितना बन जाएगा, 1 मोल बना दिया, कंबाइन करने के बाद 1 मोल बन गया, तो 1 मोल तो मोल कम हो गया ना, तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। दूसरे में देखो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये लिक्विड में, तो आपका लिक्विड का पार्शियल प्रेशर नहीं कैलकुलेट करते हैं, गैस का करते हैं, ठीक। तो आपका इसके साथ मोल भी कम हो रहा है और आपका कम कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो ना कैसे कम हो रहा है, देखो अभी ओके चलो अच्छा, देखो इस तरीके से एक बस सिंपल सा देखो, एक हमारे पास क्या है, एक है NO2 प्लस O2 है, ठीक। अब ये कंबाइन करके बनाता है ना NO2, मान लो एक और NO2 लिख लो, NO2 और NO2 ये कंबाइन करके बनाया N2O4, ठीक। अब इसके लिए पार्शियल प्रेशर लिखवा लो, पार्शियल प्रेशर, तो P मिक्सर अगर हम लिखें P मिक्सर तो किसका हो जाएगा, N मिक्सर के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, P मिक्सर अगर निकालो तो N मिक्सर के बराबर होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है, तो 2 मोल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 मोल है, तो हमको अगर P मिक्सर निकालो तो P मिक्सर ये किसके बराबर होगा, 2 मोल के बराबर होगा, 2 मोल की वजह से होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर PN2O4 है, वहां पे मिक्सचर की बात ही नहीं है, केवल एक है, तो इसके साथ प्रोपोर्शनल टू NN2O4 आएगा। अब
देखो Pn2O4 कितने मोल के बराबर होगा, यहाँ पे कितना मोल है N2O4, इसके सामने केवल 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो Pn2O4 कितना आ जाएगा 1। अभी जो हम लोग फार्मूला से पढ़ रहे थे कि Pa अगर निकालें तो क्या हो जाएगा NaRT/V ऐसे, तो Pa किसके प्रोपोर्शनल में है, Na के प्रोपोर्शनल में है, ठीक। तो अगर मोल्स कम हुआ तो आपका Pa कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अगर ये कंबाइन कर गया तो इसका प्रेशर घट जाएगा, अगर ये गैसेस कंबाइन कर जाएंगी तो प्रेशर घट जाएगा, लेकिन कंबाइन नहीं है तो प्रेशर ज्यादा है। समझ में आया। तो अगर गैसेस कंबाइन कर रही हैं तो उस केस में ये लॉ बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसको इरेज करके हम इसके ऊपर क्वेश्चन करा देते हैं, काफी टाइम आप लोगों को समझाते हो गया। लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी अपने पास टाइम है। कितना टाइम है देख लेते हैं, अभी 10 मिनट का टाइम है, उसमें करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 गैसेस A एंड B, आगे क्या बोल रहे हैं, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 गैसेस A एंड B हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, क्या बोला जा रहा है कि इसके हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 60 एंड 45, 60 एंड 45 आर इनक्लोज्ड इन वेसल। आर इसको क्या बोले, दोनों गैसेस के क्या मिक्स करके आर हम लोग थोड़ा सा इनक्लोज्ड, क्या किया इनक्लोज्ड इन वेसल, किसी बर्तन में क्या किया इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया गया। द वेट ऑफ एक बोला जा रहा है कि द वेट, वेट मतलब गिवन मास, हम ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। द वेट ऑफ ए कितना दिया है, ये 0.50 ग्राम एंड बोला जा रहा है दैट ऑफ बी, एंड दैट ऑफ बी बोला जा रहा है कितना 0.20 ग्राम, ठीक। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर ऐसे बोला जा रहा है, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर बोला जा रहा है कितना है, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज 750 mm, 750 mm। इसके बाद तब क्या हो गया, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 गैसेस, देन क्या बोला जा रहा है, देन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ठीक। पहले इसको समझो तुम लोग, अगर समझ में आ गया तो इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग पे मत जाना, जो बोलते हैं उस पे ध्यान देना, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे लिखेंगे, सिलेबस भी पीछे चला जाएगा। देखो इस गैस का कंटेनर जो है, ठीक है, जिसमें टोटल जो आपका बोला जा रहा है कि इसमें 2 गैसेस हैं, एक गैस बोला जा रहा है ए और दूसरा गैस ये बोला जा रहा है बी। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि यहाँ पे मोलर मास दिया है और आपका गिवन मास दिया है, इसके लिए भी मोलर मास दिया है और ये गिवन मास दिया है। आगे क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर कितना दिया है, P टोटल दिया है, कितना दिया है, देखो P टोटल कितना दिया है 750 mm दिया है, 750 mm करके दिया है। अब देखो इसमें लिखो मोलर मास ऑफ A कितना दिया है 60, गिवन मास ऑफ A कितना दिया है 0.50, और दूसरा देखो B के लिए कितना दिया है मोलर मास 45 और गिवन मास दिया है 0.20, ठीक। अब हम लोग अगर यहां से निकालें कि Na, तो Na का मतलब होता है, Na क्या फार्मूला होता है बताओ तो, नंबर ऑफ मोल ऑफ A, कोई बता सकता है Na का फार्मूला, बोलो। गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास, तो गिवन मास क्या है 0.50, मोलर मास है आपका 60, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग Nb निकालें, Nb, तो Nb भी क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास, ठीक। तो गिवन मास अगर हम लोग बात करें तो गिवन मास कितना है 0.20 और मोलर मास कितना है 45। अब इसको सॉल्व करके निकालो, देखो आप लोग भी कैलकुलेट करो, आप लोगों के पास कुछ व्यवस्था होगा तो, मेरे पास तो व्यवस्था है, मैं कर सकता हूं
क्या है 0.50। हाँ 0.0083। रुक जाओ, मुझे भी तो करने दो। हाँ वेरी गुड। इसका कितना आ रहा है, कितना बता रहे हो? 0.083। ठीक है, इस ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, पावर में -3 लिख दिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको करने के लिए। दूसरा करो, ये क्या है 0.20 डिवाइडेड बाई, अगर 45 करें तो देखो कितना आ रहा है, तो 4.4। 0.0044। अरे यार इसमें तो कुछ और ही देता है, 0.00444। अब देखो अगर nt निकालो तो n टोटल तो क्या लिख सकते हैं, 0.0083 और डिवाइडेड बाय 0.0044। तो ये डेसिमल सेम पॉइंट पे है, तो 83/44 आ जाएगा। देखो तो मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है बेटा? नो टोटल मोल, सॉरी क्या कर दिया यार। टोटल मोल का मतलब क्या है, Na प्लस Nb, सॉरी Na प्लस Nb। तो Na प्लस Nb क्या है, 0.0083, सॉरी 0.0044। इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 0.0 कितना आ रहा है बोलिए? 0.0127। सही है, देख लो ना, सही होना चाहिए। आप लोग कुछ भी मत बता देना। 0.0044। हाँ वेरी गुड, जितने बताया बहुत सही बताया। तो ये क्या हो गया, एन टोटल आ गया। अब देखो हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों से यही बोला जाए एक्स ए निकालो, तो एक्स ए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे एन ए अपॉन क्या लिखेंगे, एन टोटल। लिखोगे कि नहीं बोलो? हाँ सर। अच्छा, तो आपका एन ए देखो यहाँ पे कैलकुलेट किए हो तुम लोगों ने 0.0083 और डिवाइडेड बाय एन टोटल तुम लोगों ने अभी बताया है कि 0.0127। ठीक, अब अभी रहने दो, बस इतना मैं लिख रहा हूं। और एक्स भी अगर लिखा लो, एक्स भी, या तो लिखो ही मत, इतना लिखोगे तो जगह ही कम पड़ जाएगा, लिखो ही मत, बेटर रहने दो। देखो अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अब क्या पूछा जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू क्या हो जाएगा, पी टोटल। ये फार्मूला आपको पता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल। तो अगर हम लोग पी ए तो पूछा जा रहा है, एक्स ए क्या लिख सकते हैं, एक्स ए क्या लिख सकते हैं कि एन ए अपॉन एन टोटल, यही तो होगा, इनटू क्या हो जाएगा, पी टोटल। ध्यान से समझते रहना। तो एन ए आप लोगों ने यहां पे निकाला है 0.0083 और एन टोटल किसी ने बताया 0.0127 मल्टीप्लाई कर दो पी टोटल कितना है, 750 है। तो अब देखो तो कितना आता है, वैल्यू देखो तो कितना आता है पी टोटल का, देखो पी ए कितना आता है, कैलकुलेट करो बताओ। 49, मेरा तो ऐसे आ रहा है 489.23। चलो अप्रॉक्स सही है, ठीक है अप्रॉक्स सही है। अब देखो पीबी निकालने का दो तरीका है, पीबी निकालने का। तो पीबी निकालने का एक शॉर्ट तरीका है ना, शॉर्ट क्या है, शॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक ये है, आप लोगों को पता है कि आपका पी ए प्लस पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल। तो पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल माइनस क्या हो जाएगा, पी ए। तो पी टोटल आपका है आपका 750 माइनस क्या है, पी ए आपका 489.23। तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका कुछ ऐसे आएगा 260.77 mm। ठीक, और इसी को अगर आप लोगों को ज्यादा टाइम है तो और करके दूसरा वाला तरीका लगा लो। दूसरा वाला तरीका क्या लगा सकते हो कि PB इक्वल टू लिख सकते हैं XB इंटू आपका P टोटल। अब XB का क्या लिख सकते हैं, NB अपॉन क्या हो जाएगा, N टोटल इंटू P टोटल। तो आपका XB की वैल्यू, अपन के पास XB की वैल्यू
देखो कितना है एक्स बी की वैल्यू, एन बी की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका 0.004 है ना, 44 डिवाइडेड बाय 0.0127, पी टोटल कितना है 750, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा 260.77 mm। देखो आप लोगों को कुछ हवा लगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर, हवा लगा, बता दो थर्ड बैच, स्टूडेंट, थर्ड बैच वालों को क्या हो गया भाई, जुकाम? समझ गया, ऐसा तो नहीं तुम लोग को जुकाम पकड़ लिया, बता ही नहीं रहे हो। बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है, समझ में आ रहा है, बोलने में भी। तो कोई ऐसा हम लोग को जॉब ढूंढना चाहिए जिसमें कम से कम बोलना पड़े, है ना। तो सबसे अच्छा जॉब है कि स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन स्टूडेंट बनने का अभी तो तरीका नहीं है। अभी मैं अच्छा बताओ, देखो एक बहुत अच्छा छोटा सा जोक्स है, 1 मिनट का जोक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइफ है, लाइफ का नियम है कि अगर मान लो कि हमारा अगर राइट डिसीजन ना हो, 10th जब हम 11th में पढ़ रहे थे, तो अगर मैं उस समय कोई राइट डिसीजन, अभी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने मैथ भी पढ़ा होता और आपका बायो भी पढ़ा होता, आज लगता है। लेकिन आज मैं जब इतना आगे चढ़ गया, 30 के एज में पहुंच गया, तो अगर मैं आज सोचूं कि अरे यार मैं फिर से मैथ पढ़ लेता हूं, पॉसिबल है क्या? आई कैन नॉट गो बैक यार, आई कैन नॉट गो बैक एंड स्टडी अगेन, गेट इनरोल्ड इन द इंटर कॉलेज, किसी स्कूल में जा करके एडमिशन लूं, फिर मैथ पढ़ूं, है ना, उतना पीछे जा ही नहीं सकते, है ना। तो एक छोटे से मिस्टेक्स का पता है कितना बड़ा लॉस होता है लाइफ में, कभी आप पीछे नहीं जा सकते, कभी नहीं पीछे जा सकते। एक बार मतलब इसीलिए जो बोला जाता है कि डिसीजंस जो होने चाहिए वो पेरेंट्स से पूछो, लोगों से पूछो, बहुत उसके ऊपर कैलकुलेशन कर लो कि हम 10 साल बाद अपने आप को अगर इस सिचुएशन में पाए कि मतलब जो चीज है कि हम इसको छोड़ दे रहे हैं, एक कैरियर को छोड़ रहे हैं, दूसरे कैरियर को पकड़ रहे हैं, तो दूसरे कैरियर से कहाँ क्या क्या फायदे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, और जो छोड़ रहे हैं उसकी वजह से। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले लाइफ में ना, बहुत उसको कैलकुलेट करके लिया करें, लेकिन क्योंकि बाद में जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये है, हमको कभी कभी लगता है कि कहीं कहीं मेरे डिसीजन खराब हुए हैं, काश में ऐसा लगता है कि इसका ये अनम्यूट है यार, कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं, पता नहीं। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अपने आप में कि काश में कुछ चीजें थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया होता तो और अच्छे मार्क्स आ गए होते। लेकिन ये जो लाइफ का रूल है उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब मैं नहीं पढ़ सकता ना, अभी 11th में जाकर के नहीं बैठ सकता, तो 11th में नहीं बैठ सकता तो मैं कभी नीट और जेई नहीं क्रैक कर सकता। तो आप लोग को अभी मौका मिला है, तो नीट वाले नीट का खूब अच्छे से पढ़ लें, जेई वाले जेई को कुछ अच्छे से पढ़ लें। बाद में अगर आप लोग आगे जा करके फिर सोचेंगे कि काश हम पढ़ लिए होते जब मौका मिला था, तो वो फिर बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होता है। जो 2 साल का मौका है खूब मजा लगा करके पढ़ लो, ठीक। तो आज के लिए यही ज्ञान है मेरी तरफ से, उम्मीद करते हैं आपको ज्ञान समझ में आया होगा। चलो बाय 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 बाय। रुको एक कैंसिल ही नहीं हो रहा है, कैंसिल तो हो जाओ।